समझेंगे ऑर्डर टू रूल 4, जो कि बात करती है कि कुछ ऐसे क्लेम हैं जो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट में हम मेंशन कर सकते हैं और कुछ ऐसे क्लेम हैं जिन्हें मेंशन करने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। मीन्स इस रूल 4 में जो 3 सब क्लोजेस दिए हुए हैं सिर्फ उन्हें ही हम सूट में मेंशन कर सकते हैं फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और बाकी के अगर क्लेम को मेंशन करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के सूट में, तब हमें कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। अब समझते हैं इसे डायरेक्ट लैंग्वेज में ये क्या कहना चाहती है। ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स सिर्फ सर्टेन जो क्लेम है जो इस रूल में दिए हुए हैं सिर्फ उसी क्लेम को ज्वाइन किया जा सकता है अपने सिविल सूट में फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति की रिकवरी के लिए सूट में कुछ सर्टेन क्लेम को ही हम ज्वाइन कर सकते हैं। नो कॉज ऑफ एक्शन सेल unless with the leave of the court be joined with a suit means किसी भी cause of action को हम सूट में ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोर्ट की परमिशन ना मिले, सिवाय एक्सेप्शन इन तीनों को छोड़कर। क्या है? सब क्लोज ए कहती है क्लेम फॉर मेंस प्रॉफिट और एरर of rent in respect of property claimed or any part thereof means पूरी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के कुछ भाग जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी कुछ भाग या पूरी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो उन दोनों की रिकवरी के लिए अगर हम सूट फ्रेम करते हैं उस सूट में हम मेंस प्रॉफिट की डिमांड कर सकते हैं और एरियर ऑफ रेंट मीन्स मान लेते हैं कि एक टेनेंट है, वो टेनेंट क्या है किसी और को भी वो घर भाड़ा पे दे दिया है, तो वो किसी और को जो दिया है उससे जितना रुपए कमाया है वो क्या हो जाएगा उस क्लेम में वो डिमांड कर सकता है लैंडलॉर्ड। उसे कहते हैं मेंस प्रॉफिट मीन्स एडवर्स पोजीशन से कमाया हुआ प्रॉफिट मेंस प्रॉफिट कहलाता है, और उस टेनेंट से उस घर की भाड़ा भी डिमांड कर सकता है, क्लेम कर सकते हैं अपने सूट में। बी क्या कहती है क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज हेल्ड मीन्स अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, इन दिस केस वो क्या कर सकती है डैमेजेस प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी दोनों की डिमांड कर सकती है, दोनों की क्लेम कर सकती है सूट में। और क्या है सी कहती है क्लेम इन विच द रिलीफ सोट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन मीन्स कोई भी ऐसा रिलीफ जो सेम कॉज ऑफ एक्शन से एराइज हो रहा है अलोंग विथ रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तब उस सूट में उस क्लेम को मेंशन कर सकता है प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि टेनेंट जो है वो रेंट भी नहीं दे रहा है लैंडलॉर्ड को और ना ही उस मकान को खाली कर रहा है, तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है अपनी सूट में जो दो कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो रहे हैं सेम पार्टी के अगेंस्ट, एक वो क्या कर सकता है मकान खाली की क्लेम कर सकता है और दूसरी वो रेंट नहीं दे रहा है उसकी भी क्लेम कर सकता है टेनेंट के अगेंस्ट। तो ये रहा हमारा क्लोज 3 सी। यहाँ पे कुछ प्रोवाइडेड दिया हुआ है, प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन अ सूट फॉर foreclosure or redemption from asking to be put into possession of the mortgaged property means basically redemption means mortgager right और foreclosure means mortgagee right। तो ये प्रोवाइजो में दिया हुआ है कि जो प्लेंटिफ है सूट फाइल करेगी अपनी ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी के रिकवरी के मॉर्गेज प्रॉपर्टी की पोजीशन की रिकवरी के लिए,
तो वो सूट कोई भी इस रूल 4 उसे ऐसा करने से नहीं रोकती है। सो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि फोरक्लोजर और रिडम्पशन ये जो दोनों हैं, दोनों में से किसी ने भी अगर एज ए प्लेंटिफ के हिसाब से सूट फाइल किया तो इन दोनों के कोई भी जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ को ऐसा करने से ये रूल नहीं रोकती है। मान लेते हैं कि ए जो है बी को 50,000 रुपया देता है एज अ लोन, और बी क्या करती है, ए के पास एज ए सिक्योरिटी वो अपना घर की दलील जो है वो एज ए सिक्योरिटी इसे दे देती है। तो अब क्या होगा कि अगर बी जो है उसे पेमेंट नहीं करती है, या फिर बी जो है उसे पेमेंट कर देती है, लेकिन उसकी जो एज ए सिक्योरिटी उसने जो अपने घर को रखा हुआ ए के पास, उसकी रिकवरी के लिए वो सूट फाइल करेगी, तो वो क्या कहलाएगी, फोरक्लोजर, सॉरी रिडेम्पशन। और अगर बी जो है पैसा नहीं दे रही है तो ए अगर सूट फाइल करती है बी के अगेंस्ट, तो वो क्या कहलाएगी, फोरक्लोजर। मीन्स बी के जो सूट फाइल करने का अधिकार है उसे क्लोज कर दिया जाए। तो यहाँ पे